नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि का तीसरा चौथा वीडियो है और आज का टॉपिक है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जो इनका जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर के फैजाबाद जनपद में वर्तमान अम्बेडकर नगर जनपद अम्बक अकबरपुर नामक स्थान में हुआ था। कब हुआ था? अकबरपुर नामक स्थान में हुआ था 1910 में। कहाँ हुआ था? फैजाबाद में। 1932 में लोहिया के नाम नमक सत्याग्रह विषय पर अपना शोध प्रबंध पूरा कर बर्लिन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। कहाँ से? बर्लिन से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। ध्यान रखने वाली बात यह है यहाँ पर इनका जन्म 1910, क्योंकि क्रम से लगाने के लिए देता है 1910। राम मनोहर लोहिया समाजवादी रचनाकार थे। उनका जो समाजवादी नारा था वो 1961 में अंग्रेजी हटाओ आंदोलन पर भारी योगदान दिए थे। शिवरात्रि पर चित्रकूट में राम मनोहर लोहिया का इसमें 7 क्रांतियों का आह्वान किया। वे 7 क्रांतिकारियां भी थी। ये थी नर नारी की समानता के लिए क्रांति किए थे, चमड़ी के रंग पर रची राजकीय, आर्थिक और दिमागी असमानता के खिलाफ क्रांति थी, संस्कारगत जन्मजात जाति प्रथा के खिलाफ और पिछड़ों को विशेष अवसर के लिए क्रांति इसमें किए थे। मतलब जनजाति, छोटी जाति, दलित जो दबी हुई थी, उन सभी को आज़ादी दिलाने के लिए हमेशा वो आंदोलन में कार्यरत रहे। परदेशी गुलामी के खिलाफ और स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज्य के लिए क्रांति उन्होंने की। निजी पूंजी की विषमताओं के खिलाफ और आर्थिक समानता के लिए तथा योजना द्वारा पैदावार बढ़ाने के लिए क्रांति किए। निजी जीवन में अन्यायी हस्तक्षेप के खिलाफ लोकतंत्री पद्धति के लिए क्रांति की। अर्थशास्त्र के खिलाफ सत्याग्रह के लिए भी उन्होंने भारी आंदोलन इन्होंने किया है। अगला बिंदु है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद जिसका पूरा नाम कार्ल मार्क्स था और इनका जन्म 1881 में होता है। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा कहलाई। मतलब जो साम्यवाद है वही यहाँ पर मार्क्सवाद के रूप में भी जानी जाती है। एक वैज्ञानिक सामाजिकवादी विचारधारक थे। उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्गहीन समाज की स्थापना के संकल्प की साम्यवादी विचारधारा इन्होंने दी थी। इनकी 2 प्रमुख सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। दूसरा है ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रकृति और समाज के बीच में द्वंद्व रहता है। प्रकृति और समाज के बीच में जो चलते रहता है उसके बीच को द्वंद्व को दिखाने का प्रयास किया है और उसको समझने का या समझाने का प्रयास किया है। समाज के 2 वर्ग, अमीर और गरीब। हिंसक क्रांति, निजी संपत्ति। क्या कहते हैं? हिंसक क्रांति, निजी संपत्ति, अतिरिक्त लाभ का सिद्धांत है। अतिरिक्त लाभ का सिद्धांत है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट उन्होंने कोटेशन दिया है कि धर्म जो है ना अफीम के समान है। एग्जाम में कई बार ये कथन पूछी गई है। इसका दूसरा जो माने है वो है ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद से संबंधित है आदिम साम्यवाद, मतलब जो परंपरा से चलती आ रही थी। दास साम्यवाद, सामंतवाद,
पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा इनका ऐतिहासिक भौतिकवाद नहीं है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे आदिम साम्यवाद, दास साम्यवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद इनका प्रमुख देखने को मिल रहा है। भूमिका अगला महत्वपूर्ण बिंदु है मनोविश्लेषणवाद। इसके प्रवर्तक फ्राइड को माना जाता है, सिगमंड फ्राइड। फ्राइड ने मानव मस्तिष्क के 3 भाग किए हैं, एक चेतन, अवचेतन और अर्धचेतन किए। उन्होंने काम, व्यक्ति की दमित भावनाओं को सर्वाधिक महत्व दिया। दमित मतलब दबा हुआ, जो विचार सामने आदमी व्यक्त नहीं कर पाता है, जो उसके मन मस्तिष्क में कुंठित रहता है। फ्राइड के शिष्य एडलर ने काम की जगह अहम को मुख्य माना। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एडलर ने काम की जगह किसको महत्व दिया, तो अहम को। जबकि उनके एक अन्य शिष्य यूंग ने दोनों को एक साथ रखा। दोनों को एक साथ मतलब काम और अहम को किसने माना, यूंग ने। फ्राइड के अनुसार शैशवीय दमित कामवृत्ति, जो कि शिशु के जन्म से ही कार्यशील रहती है, मतलब शैशव अवस्था मतलब बचपन से ही बच्चे के मन में काम वृत्ति जो रहती है वो दबा हुआ रहता है या अंदर में रहता है, जो सही समय आने पर व्यक्त होता है और नहीं व्यक्त हो पाता है तो वो कुंठित हो जाती है। उनका प्रकाशन मनुष्य के सशक्त समस्त व्यवहार में परोक्ष रूप से विद्यमान रहता है। वे इसे मनुष्य के जीवन की मुख्य प्रेरक शक्ति के रूप में देखते हैं। किसके रूप में, शक्ति के रूप में, पावर के रूप में। इस शक्ति को वे लिबिडो कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये जो लिबिडो शब्द है ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। व्यक्तित्व के 2 प्रकारों का उल्लेख किया है, एक अंतर्मुखी, दूसरा होता है बहिर्मुखी। एक अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी। अंतर्मुखी से तात्पर्य है, युंग के अनुसार अंतर्मुखी व्यक्ति वह होता है जो एकांत प्रिय और कल्पना लोक में रहना अधिक पसंद करते हैं। मतलब कुछ कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एकांत में रहना पसंद करते हैं और कल्पना जीवन में अधिक रहना सोच विचार करते हैं। बहिर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्ति समाज के बीच रहना पसंद करते हैं, वह सामाजिक कार्य करता है। अगला बिंदु है चेतन। चेतन मन का मुख्य कार्य होता है। संसार में हमें नैतिकता, नियम मतलब और सामाजिक संबंधों का बोध कराना। शिशुओं में यह चेतन मन विकसित नहीं होता, मतलब बच्चों में ये नहीं होता है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है, इसी चेतन मन के कारण उसमें अहम और सुपर अहम, जिसको ईगो और सुपर ईगो कहते हैं, विकसित होती है। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनमें अहम और सुपर अहम आना शुरू होती है और उसके कई इच्छाओं का दमन होकर मतलब समाज के बीच ना प्रकट कराने के कारण वो दमित हो जाते हैं, दमन होकर अपने मन में ही रहती है। दमन होकर अचेतन मन का निर्माण होता है, धीरे धीरे वो जमा हो जाता है। दूसरा बिंदु जो है अचेतन। अचेतन हमारे दमित इच्छाओं, मतलब जो अंदर में दबा हुआ रहता है, यहाँ संग्रहण यही होता है, मतलब अचेतन में जमा होकर रहता है और इसी चेतना का भाव हमारे समस्त कार्यों पर भी प्रभाव पड़ता है। यहीं पर एकत्रित इच्छाओं की पूर्ति यथार्थ संसार में ना होने पर कल्पना या स्वप्न लोक की यात्रा या रचना में होता है। मतलब
जो हम सोच के रहते हैं और उसको हम प्रकट या फिर कह नहीं पाते हैं किसी चीज़ को, तो वो स्वप्न के माध्यम या कल्पना के माध्यम से उसको संसार में प्रकट करते हैं। तीसरा बिंदु है अर्ध चेतन। एक था चेतन, एक था अचेतन, और तीसरा बिंदु है अर्ध चेतन। अर्ध चेतन हमारे दमित इच्छा कई बार यथार्थ संसार में हम पर हावी होने का प्रयास करता है, मतलब बस में करना चाहता है, किंतु हमारे सुपर ईगो के कारण वह पूर्ण नहीं हो पाती। सुपर ईगो के कारण क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन किस कारण से हमारा दमित इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है, तो वह है सुपर ईगो। जब कभी इन दमित इच्छाओं को हमारा सुपर ईगो रोक नहीं पाता, तो वह अपराध, खंडित व्यक्तित्व, हिस्टीरिया आदि के रूप में बाहर आ जाती है। हिस्टीरिया, ये जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टीरिया शब्द लेकर आदि के रूप में बाहर आ जाती है। एडलर संपादित करें। फ्राइड के शिष्य एडलर ने अहम को अधिक महत्व दिया। ये हम लोग पिछले पेज में भी देखें। युंग उन्हीं का शिष्य। फ्राइड ने काम और व्यक्तित्व की दमित भावनाओं को तथा एडलर ने अहम को महत्व दिया। युंग ने दोनों को इसका महत्व दिया। तो ये था दोस्तों आज हम सभी का छोटी सी वीडियो, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप को इस चैनल के माध्यम से थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिलने के साथ साथ आप सभी के बीच ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्य लाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।